Assalamu alaikum. I am your science teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, Lahore. Welcome to my second online lecture of Class 8 General Science. And the topics in this video are Chapter number 4, Pollutants and their effects on environment, Chapter number 5, Chemical reactions, and Chapter number 6, Acids, Alkalis, Bases and Salts. Let us see what is in this chapter number 4, Pollutants and their effects on environment. In this chapter, you will learn about the sources, properties, and harmful effects of air pollutants, greenhouse effect, the effects of ozone depletion, acid rain and its consequences, deforestation and its effects, conservation of natural resources. Now, my first topic is air pollutants. The poisonous and harmful substances which contaminate or pollute the air are called air pollutants. स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम अनासिर जो हमारे माहौल को, हमारे हवा को आलूदा करते हैं, वो तमाम अनासिर एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. These air pollutants are carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen and CFCs, chlorofluorocarbons, etc. ये तमाम वो गैसेस हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स हैं और ये हमारे माहौल को गंदा करती हैं और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ बीमारियां भी इंसानों में प्रोड्यूस करती हैं. द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन. Look at this. These pictures are describing that there are certain sources of air pollution. These are vehicle smoke. आप देखें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है. इंडस्ट्रियल स्मोक, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला धुआं है. स्मोक एमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉज करवा रही हैं. गार्बेज स्मोक है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. दीज में बी रॉटन वेजिटेशन एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. स्टूडेंट्स में ये बताया गया है कि एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग पर. कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल, इनकी बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल or oil in factories, and chlorofluorocarbons are the compound which contain chlorine, fluorine and carbon atoms, and these are in aerosol sprays. कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट अगर आप देखें तो ये क्या कॉज करवाती है. हेडेक, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन. ऑब्वियसली जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं तो सांस के ज़रिए से ये तमाम गैसेस हमारे लंग्स तक जाती हैं और इस तरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस तरह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की वो भी कम हो जाती है. सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एसिड रेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, नुमोनिया, लंग कैंसर एक्सेट्रा, यानी इसमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं. उसके अलावा एसिड रेन जो कि बहुत बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी हेल्थ पर, स्किन डिजीज़ भी कॉज करवाती है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज एसिड रेन, सीवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज दैम. ओके. मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ से जो निकलने वाला धुआं है दे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और फिर वो क्या करती हैं हमारी लंग्स को डैमेज करती हैं बुरी तरह. इन दिस स्लाइड इट इज़ डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ these pollutants on human beings. These are influenza, pneumonia, liver diseases and certain skin diseases. Bad human activities like hunting, deforestation, okay,
These effect of human activities on environment are greenhouse effect, ozone depletion, global warming, acid rain, deforestation, lack of natural resources. स्टूडेंट्स अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? Atmospheric gases trap a part of the heat reflected by the earth, causing increase in atmospheric temperature. Okay? इसमें ये बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जिन्होंने सराउंड किया होता है हमारी पूरी अर्थ को, ये हीट जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है बाय द अर्थ उसको ट्रैप कर लेती हैं, यानी अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं. और जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है. और इस फिनोमेनन को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो चीज़ इंक्रीज़ है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन. डिफरेंट पोल्यूटेंट्स व्हेन रीचिंग द ओजोन लेयर रिएक्ट विद O3 or ozone and cause thinning of this layer. This is called ozone depletion. होता यह है कि ओजोन गैसेस की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और ये अर्थ को सराउंड किया हुआ है इन्होंने. ओके. और इसका काम क्या होता है कि ये सूरज से आने वाली जो ख़तरनाक शुआएं हैं जो कि यूवी रेज़ या अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहलाती हैं उनको जज्ब करती हैं और उनको रोकती हैं हमारी अर्थ पर पहुंचने के. जब मुख्तलिफ ग्रीन हाउस गैसेस कंबाइन हो जाती हैं विद ओजोन तो आहिस्ता आहिस्ता ओजोन लेयर थिन होना शुरू हो गई और जिसकी वजह से सूरज की जो यूवी रेज़ हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर पहुंचती हैं और जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. Due to human activities, the amount of greenhouse gases increase in the atmosphere. Earth globe is getting warm day by day. और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. ओके. ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बल्कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाते हैं और वो कॉज करवाते हैं फ्लडिंग. ओके. यानी इसका और ज़्यादा कोई बैड इफ़ेक्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ एसिड रेन? मुख्तलिफ धुआं निकलने वाला गाड़ियों से और इंडस्ट्रीज से इन द फॉर्म ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके. दे डिज़ोल्व विद द वाटर वेपर्स इन क्लाउड्स. ओके. और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं. जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड combine with atmospheric water to form sulfuric acid. Okay. And oxides of nitrogen combined with water content to form nitric acid. Okay. और जब भी बारिश होती है then that rain possess these acids called sulfuric acid and nitric acid and that rain is called acid rain. There are certain harmful impact of acid rain on not only human being but also for different living beings on the earth. Deforestation. Destruction of forest as a result of human activities is called deforestation. जंगलात का तेज़ी के साथ तबाह करना, लकड़ियों का काट देना, दरख्तों का काट देना और मुख्तलिफ रहने के लिए जगह बनाने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया से इन दरख्तों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं. इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी एनवायरनमेंट पर. What are the effects of deforestation? चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट. इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से या जंगलात के ख़त्म हो जाने की वजह से हम दिन ब दिन मौसम तब्दील होता जा रहा है. लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन है वो अपनी फर्टिलिटी को भी खोती चली जा रही है. ज़मीन जो है वो सूखना शुरू हो गई है, उसमें पानी की मिकदार ख़त्म होती चली जा रही है. रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ रिड्यूस्ड विच रिजल्ट इन लेस रेन. ऑब्वियसली अगर दरख्त पौधे नहीं होंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हैज़ इंक्रीज इन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली ऐड हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर. नेचुरली दरख्त
पौधे वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और फिर वो अपना फूड बना लेते हैं। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन भी एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज दे ट्रैप द हीट विच इज़ रिफ्लेक्ट बैक बाय द अर्थ, डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलात जब ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो जंगली हयात हैं वो भी उस जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, या अगर माइग्रेट नहीं कर पाते तो वो उसी जगह पर ख़त्म हो जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है उनकी स्पीशीज। Lack of natural resources. What are natural resources? Fossil fuels, minerals, trees, animals, water, etc. are all natural resources. The unwise use of non-renewable resources may result into non-recoverable loss. अगर इनका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाएगा और बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा, अगर पानी को तेज़ी के साथ ज़ाया करते गए, ट्रीज़ को हम काटते जाएं, एनिमल्स को जो है हम हंटिंग करते रहें और उनको ख़त्म करते रहें, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, उसका बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल करते जाएं, नेचुरल गैस है वो भी, तो आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और आप अभी से देख लें कि अभी से आपको ऐसी तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिसमें कभी गैस की कमी है या कभी पानी की। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, और ये जो है बनने में बहुत टाइम लगाते हैं और हमें ज़ाया करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम किस तरह से इन रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। 3R स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल कैन बी अडॉप्टेड फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्स। ये क्या चीज़ें हैं? रिड्यूस, it is the first strategy. The use of non biodegradable objects should be reduced. ठीक है, यानी हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए जो कि हमारे माहौल के अंदर एब्जॉर्ब होने की सलाहियत नहीं रखती हैं। ओके, ऐसे तमाम चीज़ें जो कि हमारे माहौल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स। उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना है। ओके, और ये ज़्यादातर क्या है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। रीयूज़, इट इज़ द सेकेंड स्टेप। द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स should be used again and again instead of throwing them after the first use। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ख़त्म नहीं कर सकते, उनको हमें बार बार हम इस्तेमाल में लेकर आएँ। ठीक है, इसमें अच्छा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, ओके, या शॉपिंग बैग है। ओके, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज़ द थर्ड स्टेप और थर्ड स्ट्रेटजी, जिसमें वेस्ट ऑब्जेक्ट को दोबारा से काम में लाया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उनको रीमोल्ड किया जाता है, यानी दोबारा से एक नई फॉर्म में बना दिया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आप देखते होंगे कि आपके घरों से जो है वो मुख्तलिफ़ जो कबाड़िए होते हैं वो लेके चले जाते हैं और फिर वो ले जाकर उन फैक्ट्रीज़ में दोबारा से सेल आउट करते हैं और फिर वो न्यू चीज़ें जो है वो फॉर्म करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रिसाइकलिंग। What are the key points in this chapter? The poisonous and harmful substances which contaminate or pollute the air are called air pollutant। okay, एयर पोल्यूटेंट क्या है स्टूडेंट्स? जो कि ख़तरनाक अनासिर हैं जो कि हमारी माहौल को गंदा कर रहे हैं। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ब्रीदिंग एंड अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ऑब्वियसली एयर पोल्यूटेंट जितने भी हैं वो हम सांस ले रहे हैं हवा में, तो जिसकी वजह से वो तमाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन and oxides of nitrogen, water vapors etc. are called greenhouse gases। ठीक है, ये तमाम ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि ट्रैप करती हैं, इसको वो हीट को ट्रैप करेंगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है। लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
ओके, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए ये मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ यू शुड डू योर MCQs ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ऑन पेज नंबर 59 and 60. Okay, and you should revise all your slides. Now we will start a new chapter, that is chapter number 5, chemical reactions. In this chapter you will learn about chemical reaction, rearrangement of atoms in chemical reactions, balancing of a chemical equation, law of conservation of mass, types of chemical reactions. Now first of all, my topic is chemical reactions. Reactions in which chemical changes occur. Okay, ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, यानी इसमें ये बताया गया है कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पर जब आप केमिकल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, जिसको केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। आपकी बुक में एग्जांपल्स जो दी गई हैं केमिकल रिएक्शंस के हवाले से, दीज आर कॉमन, like burning of coal, burning of natural gas, and formation of water. What is burning of coal? How it is occur? Coal basically is a carbon. Okay, it is carbon in nature and it is denoted by C. When this coal is combined with atmospheric oxygen, okay, with the burning process it form carbon dioxide. Okay, when coal or carbon combine with oxygen to form carbon dioxide, CO2, it is the product and the reactants are carbon and oxygen. Burning of natural gas or methane. When methane is enter or burned with the gaseous oxygen, it form carbon dioxide and water. On the product side, okay, it is again a burning process. Formation of water, how it is occur? When hydrogen element combine with oxygen, it form water. Okay, on reactant side hydrogen and oxygen, and on product side there is a water. Now what are the applications of chemical reactions? Students, during photosynthesis in plants, carbon dioxide and water react to produce glucose and oxygen. ओके, फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर, कंबाइन विद सनलाइट एंड क्लोरोफिल, it form glucose and oxygen. Okay, number second equation shows during respiration the oxygen of air reacts with food or glucose to produce carbon dioxide and water in cell of living organism. Okay, and the energy is also liberated here. ये ऐसा प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दीज आर द एप्लीकेशन. व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन आर, okay, you should write the unbalanced equation and count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने अनबैलेंस इक्वेशन लिखनी है और उसमें आपने एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी इक्वेशन के नीचे लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं इस केमिकल इक्वेशन में. आफ्टर दैट यू वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम. ठीक है, आपने पहले वो एलिमेंट्स के नाम लिख लिए दोनों साइड पर, और फिर उसके बाद आपने हर एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट आपने चेक करना है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन ऑन राइट हैंड साइड है, आपने वो लिखना है कि उसके कितने एलिमेंट है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो भी आपने लिखना है कि कितने हैं. ओके, अब आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि उसमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं, या दो नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पर एक जितने नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि आपने इंटीगर्स का यूज़ करना है. दीज आर 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, उसी साइड पर जहाँ पर आपको एलिमेंट्स कम नज़र आ रहे हैं.
Okay, and you should start multiplying with relatively small numbers. Repeat the process for all the elements one by one. और फिर आपने यही process repeat करना है एक के बाद एक elements के साथ. Balance the diatomic molecules like H2, N2, O2, Cl2 etc. at the end. यानी diatomic molecule को आपने सबसे आखिर में बैलेंस करना है. अगर आप एग्जाम्पल देखें तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इन स्टेप 1 फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन it form ammonia. Okay, you should count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. आपने क्या करना है कि इसके नीचे लिखना है. सबसे पहले आप यहाँ देखें कि इधर लिखा हुआ है 2 नाइट्रोजन एटम, आपने इधर लिख लिया 2 नाइट्रोजन एटम. फिर आपने प्रोडक्ट साइड पर देखा कि वहाँ पर कितने नाइट्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है. ओके, आपने इसको देखा कि नाइट्रोजन इसके अंदर बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन इज अनबैलेंस्ड. अब आपने नाइट्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड पर इसको बैलेंस करना है. ओके, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन. उसमें आपने चेक किया कि राइट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन एटम है और लेफ्ट हैंड साइड पर 3 हाइड्रोजन एटम है. इन सेकंड स्टेप यू शुड एड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन. ठीक है, अब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास एक नाइट्रोजन थी, आपने उसके साथ 2 कंबाइन किया और आप देखें कि नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ. Now hydrogen is unbalanced. Hydrogen is right hand side is 2 and on left hand side it is 3 multiply by 2, 6 elements of hydrogen on left side. Now you should balance the hydrogen also. In third step, now try to balance hydrogen atoms. Okay, अब आप क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड पर आपने 3 ऐड किया हाइड्रोजन के साथ, 3 to the 6. Now you should check that number of element on both sides are same. Nitrogen 2, nitrogen 2, hydrogen 6 and hydrogen 6. Now this equation is balanced. What is law of conservation of mass? During a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of reactant. Okay, इसमें ये बताया हुआ है कि during a chemical reaction mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another form. अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर रिमेन सेम. ओके, look at this. Argentum nitrate when combined with or react with sodium chloride it form argentum chloride and sodium nitrate. ओके, इसमें ये प्रोसेस है कि इसमें आपने एक प्रोडक्ट एक जो रिएक्टेंट है उसके साथ आपने दूसरे रिएक्टेंट का जो सेकंड है उसको कनेक्ट करना, यानी अर्जेंटम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, और इस तरह से आपकी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, इसमें ये बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी मास चेंज नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट या फिर जो न्यू जो है फॉर्म या एनर्जी की नई फॉर्म जो है वो बन सकती है. What are the types of chemical reaction? There are 2 types of chemical reaction: addition reaction and decomposition reaction. Okay, addition reaction में क्या है कि substance to form one compound is called addition reaction. ठीक है, यानी एक जब कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. इस पिक्चर में देखें, इस इक्वेशन में व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, यानी एक प्रोडक्ट फॉर्म हुई है. सेकेंड वन इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होती हैं. यूजुअली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डीकम्पोजिशन. ओके, for example, when calcium carbonate it is heated, then it form calcium oxide and carbon dioxide. Okay, and 2 products are formed in decomposition reaction. Energy changes in chemical reaction. Energy changes क्या होती हैं? These are 2 type of energy changes: exothermic reactions and in the form of and endothermic reactions.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, यानी कि हीट उसके अंदर फॉर्म होती है, जैसे कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज लिबरेटेड। ओके, एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी उसमें से हीट निकलती है, हीट देता है ये। ओके, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जो कि एनर्जी टेक इन होते हैं, यानी कि उन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिक्वायर होती है। एंडो मीन्स इनसाइड। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, यानी इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। What are the key points of this chapter? The process during which a substance changes into entirely new substance with different chemical composition and properties is called chemical reaction। यानी chemical reactions क्या हैं, जिसमें कोई substance जब chemically react करता है तो वो एक नई चीज़, नई प्रोडक्ट फॉर्म करवाता है जो कि बिल्कुल न्यू होती है। The substance which take part in chemical reaction are called reactant। कि ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि नई बनती हैं या फॉर्म होती हैं उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व्ड आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट इमिट हो रही है या फिर निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। एंड इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसे तमाम रिएक्शन जो कि एनर्जी यूज़ कर रहे हैं रिएक्शंस के दौरान, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यू शुड पॉज दिस वीडियो अगेन एंड रिवाइज ऑल योर स्लाइड्स and do your MCQs of this chapter, which is on page number 74, 75, 76 and on page number 77 of your book. Okay, now we should start a new chapter, that is chapter number 6, acids, alkalis, bases and salts. In this chapter, you will learn about the terms, properties and uses of acids, alkalis and salts, identification of acids, alkalis and salts by using different indicators. What are acids? The compounds which produce hydrogen ion in their aqueous solution. Okay, ऐसे तमाम compound जो कि हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड्स कहलाते हैं। What are the sources of acids? These are organic acids and mineral acids. Okay, some acids occur in plants and animals are called organic acids. Okay, यानी जो प्लांट और एनिमल सोर्स से स्टूडेंट्स मिलते हैं एसिड्स, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। while others are obtained from minerals are called mineral acids। जो मिनरल्स से हासिल किए जाते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। These are certain examples of organic acids। ठीक है, जैसे कि आंट से स्टिंग से जो मिलता है एसिड, इट इज़ फॉर्मिक एसिड। विनीगर में मौजूद है एसिटिक एसिड। टोमेटोज़ में मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में मौजूद है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड ग्रेप्स में मौजूद है टार्टरिक एसिड। योगर्ट में मौजूद है लैक्टिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड और फैट्स में स्टीयरिक एसिड। स्टूडेंट, यू शुड लर्न ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड। Now, what are mineral acids? These are certain examples: hydrochloric acid or HCl, nitric acid or HNO3, sulfuric acid H2SO4, and phosphoric acid H3PO4. You should also learn all of the formulas of these mineral acids. What are the properties of acids? All acids are sour in taste. Okay, यानी इनका जायका अगर आप महसूस करेंगे तो वो खट्टा होता है। ठीक है, sour in taste है। दे टर्न ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज रेड। ओके, अगर इसके अंदर लिटमस पेपर हम डालते हैं इसके एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो वो उसको रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज के साथ भी यही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड्स। ओके, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं या जला देते हैं स्किन को। दीज आर कोरोसिव इन नेचर। एक्वा सोल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जितने भी एक्वा सोल्यूशन है एसिड्स के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं या गुजर सकती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है एसिड्स का मेटल्स के साथ, दे फॉर्म सॉल्ट्स
एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और वो क्या इवॉल्व करते हैं, एच गैस। ओके, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये मेटल कार्बोनेट के साथ कंबाइन होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती हैं एसिड्स, और रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एसिड्स का रिएक्शन करवाया जाता है बेसिस के साथ तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करवाते हैं। दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स? इफ़ यू टॉक अबाउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग रस्ट, यानी जंग को साफ करने में इस्तेमाल होता है, बहुत कोरोसिव इन नेचर है ये। सॉल्ट प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल वे में इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक एक्वा रीजिया, ओके, मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फूड डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में फूड डाइजेशन विदाउट HCl नहीं हो सकती है, क्योंकि पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट तब तक नहीं होगा जब तक HCl नहीं होगा, या जब तक स्टमक का जो pH है वो एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, HNO3 और नाइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, मुख्तलिफ जो खादें हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव है, ओके, एक्सप्लोजिव जितने भी हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल में। डाइस में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल सिल्क में इस्तेमाल किया जाएगा। इचिंग डिज़ाइंस ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल की जाती है। एसिटिक एसिड इज़ यूज इन पिकल्स प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है ये, और मुख्तलिफ अचार, चटनियाँ और जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो धागे हैं या फिर कपड़ा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज, the uses are so large and so important that is known as the king of chemical, इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब आप इस स्लाइड में देखते हैं कि देयर आर सर्टेन यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन फर्टिलाइजर्स, यानी खाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइबर्स एंड डाइज, ओके, रंग के कारखानों में मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, टैनिंग लेदर, ठीक है, जो चमड़ा है उसकी सफाई में और उसकी जो रंगाई में उसमें इस्तेमाल होता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है कि ये मैल को और उसको साफ़ करता है। क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स की सफाई में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इस्तेमाल हो रहा है। केमिकल एंड प्लास्टिक, ठीक, इसमें इस्तेमाल है। पेंट्स एंड पिगमेंट्स में। Okay. What are bases and alkalis? The compound which produce hydroxide ion in their aqueous solution. Bases क्या करती हैं, वो OH आइंस प्रोड्यूस करती हैं aqueous solution में। ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में ये OH आयन प्रोड्यूस करती हैं। What are the properties of bases? Bases have a soapy touch. ओके, इसका जो अगर आप फील करते हैं तो वो सोपी होता है, यानी कि बिल्कुल जैसे मॉइस्ट होता है, जैसे सोप लाइक होता है टच। टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या अगर आप इसमें लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप, ठीक है, फैट्स के साथ कंबाइन होकर सोप फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, बेसिस व्हेन कंबाइन विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। These are certain properties. Now what are the uses? Okay, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used in soap, textile, plastic industries, refining, petroleum. Okay, मुख्तलिफ uses हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ऑल्सो एज फंजीसाइड, यानी कि फंगस को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होगा। वाटर सॉफ्टनर, यानी पानी को उस हालत में लाने के लिए कि हम उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस, इंक स्पॉट्स। ओके, ग्रीस को रिमूव करने के लिए या इंक स्पॉट्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबॉर्ट्री में एज ए रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटिंग बीज स्टिंग, और उसके अलावा बी स्टिंग यानी कि जो शहद की मक्खी है उसके कांटे को भी जो है वो ठीक करती है। सॉल्ट्स, इट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं
जैसे कि आयरन क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, कोबाल्ट नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, निकल सल्फेट है। आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे होता है, जो कि टेबल सॉल्ट कहलाता है, NaCl कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड, क्रिस्टलीन और पाउडर फॉर्म। अब आप यहाँ देखें, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ सॉल्ट होते हैं जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, कुछ जो है वो क्रिस्टलीन है, क्रिस्टल फॉर्म है, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होंगे। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं ये सॉल्ट्स। इन मॉल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसको हम लिक्विड के साथ मिला दें, ठीक है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड एंड अ बेस, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करें तो वो एसिड और बेस फॉर्म करवाते हैं। Some salts and their formula. Okay, there are certain formulas, and you should all learn all of these formulas. Okay, what are the uses of salts? Okay, in photography, silver salts are used. Sodium chloride used in industry, in chemicals. फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर में अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। सोडियम क्लोराइड फूड फ्लेवरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी मेडिकल यूज़ है इसका। सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सिट्रेट है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, दीज आर सर्टेन यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। What is pH scale? It is used to measure the strength of acidic और alkaline solution. Okay, ये एक ऐसा स्केल है जो कि बताता है कि परसेंटेज ऑफ एसिड कितनी है और अल्कलाइन अगर कोई है सब्सटेंस तो वो उसमें कितना वो उसमें ग्रेडिंग है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 0 to 2 है, देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, यानी जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा पीएच, तो उस उतने ही वो स्ट्रेंथ होती जाती है एसिडिटी। वीक एसिड्स कौन से हैं? जिनका पीएच 3 to 6 है। ओके, न्यूट्रल पीएच इज 7, यानी जैसे पानी है, पानी का पीएच 7 है, ना वो एसिडिक है ना अल्कलाइन है। ओके, सर्टन सब्सटेंस पजेस इंक्रीज पीएच। ओके, जिनका पीएच 8 to 11 है, दीज आर वीक अल्कलीज। ओके, और जिनका पीएच जिन सब्सटेंस का 12 to 14 है, दीज आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। pH of different substances are different. Okay, sulfuric acid का pH 0 यानी it is strong acid. Gastric juice in stomach, that is HCl, due to HCl its pH is 1. Lemon juice 2 because of acetic acid. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ pH चेंज होते हैं। इंडिकेटर्स जो कि इंडिकेट करते हैं ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, इंडिकेटर कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे कि लिटमस पेपर है, नॉफ्थलीन है, एंड मिथाइल ऑरेंज है। okay? इनका ओरिजिनल कलर लिटमस पेपर का वॉयलेट है, और अगर हम इसको एसिड के अंदर डिप करते हैं तो वो रेड कर देगा लिटमस पेपर को, और अगर आप बेस के अंदर ऐड करते हैं तो वो ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को। ओके, नेफ्थलीन है, इट इज़ कलरलेस इन नेचर। अगर एसिड में करें तो ये कलरलेस ही रहेगा, और अगर बेस में डालें तो ये पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज है, और एसिड में इसका जो कलर है वो रेड है। ओके, और अगर आप इसको बेस में ऐड कर देते हैं तो ये येलो कलर का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। What are the key points of this chapter? Acids are substances which have sour taste. They change blue litmus red. Okay. Acids have many uses in laboratories and industries. As we discussed earlier, that there are certain acids and they have different uses in industries and laboratories. Bases have bitter taste and turn red litmus blue. Have soapy filling. ठीक है, ये ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को अगर ऐड करेंगे कोई सोल्यूशन में। बेसिस हैव मैनी यूजेस इन लेबॉर्टरीज इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। ओके, मैनी सॉल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, यानी मुख्तलिफ जो सॉल्ट्स हैं वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल होता है।
Okay, students, now you should pause this video again, and you should do all your MCQs of this chapter, which is on page number 95, 96, 97, and on 98. Okay, complete your bookwork and match the answers given in the textbook. For more information, visit the following sites. That's all from my side. Thanks for watching.